कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से इग्नाइट क्लासेस में। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, अपनी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सीरीज में जैकबोर्ड 2025 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। आप देख सकते हो। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके क्लास 12th में भी ये चैप्टर बहुत काम में आता है और क्लास 11th के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट तो है ही ये। तो इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, आप हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, है ना। हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़ जाइएगा। इस टेलीग्राम पर आपको जरूर से जुड़ना है, क्योंकि जो भी मैं आज पढ़ाऊंगा ना, या आपसे जो भी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, उन सारे क्लासेस का पीडीएफ, यानी कि जो भी मैं अभी आपको क्लासेस करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, उनका पीडीएफ, उनका सॉल्यूशंस आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, शुरुआत हम करेंगे बहुत बेसिक बेसिक सवालों से। ठीक है, सिंपल सिंपल सवालों से हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे। पहला सवाल है द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ BF3। ठीक है, किसकी बात हो रही है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात हो रही है, जियोमेट्री। एक चीज समझो, अच्छा मैं आपको थोड़ी देर में अभी समझाता हूँ, फिलहाल यहाँ पे समझो। द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछा है ना आपसे, BF3 की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी होगी, तो आप क्या करोगे, पहले स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। BF3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो BF3 कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल। आप देख पा रहे हो ना ये कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर ही तो है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। इसका पहला आंसर हो जाएगा ये। ठीक, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कितने स्ट्रक्चर बना पाओगे। आपको ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आते ही हो, है ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना कि जितने भी स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे हजारों मॉलिक्यूल्स हैं, सबके स्ट्रक्चर को आप क्या कर लो, ड्रॉ कर लो। बावजूद उसके आपको क्या करना होता है, आपको ज्योमेट्री और शेप। हाँ, ज्योमेट्री और शेप, क्या कहा मैंने, दो अलग चीजें हैं ये। ज्योमेट्री और शेप को कभी भी एक जैसा मत समझना, दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ज्योमेट्री पूछी गई थी तो आपने बताया ट्राइगोनल प्लेनर, और ये आपने कैसे बताया, आपने स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक बात है, लेकिन हर बार आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको ना जेड की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। इसको मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ठीक है, आपको जेड की वैल्यू जो है वो निकालने आनी चाहिए, और आपको ये भी समझ में होना चाहिए कि शेप और स्ट्रक्चर कह लो या जियोमेट्री कह लो, उसमें फर्क क्या है। तो समझो, जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। जेड का मतलब होता है, ये होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर जो भी किसी एक मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास होंगे, ये एक बात होती है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अगर उस मॉलिक्यूल में कुछ प्लस चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, तो उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे, प्लस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर उस मॉलिक्यूल में कोई भी जो मॉलिक्यूल आपने लिया उसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो उतने पॉजिटिव चार्ज को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, प्लस आप क्या करोगे, आप देखोगे कि उसमें कितने मोनोवैलेंट एटम्स हैं। ठीक है, प्लस आप लिखोगे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, प्लस आप लिखोगे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। ये आपका क्या निकल कर आ रहा है, ये आपका एक फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। और मोनोवैलेंट एटम्स का क्या मतलब होगा, मोनोवैलेंट एटम्स का मतलब होगा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, जिनकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। आप जो भी क्वेश्चन बनाओगे जिसमें कि आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया है या आपसे शेप पूछा गया है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो भी आप किसका इस्तेमाल करोगे, इसी का इस्तेमाल करोगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हाइब्रिडाइजेशन में इसका कैसे यूज करें, तो देखो जरा, जेड की वैल्यू तुम निकालोगे और यहाँ पे तुम लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, जेड की वैल्यू अगर तुम लिखते हो, जेड की वैल्यू 2 आएगी, कम से कम 2 आएगी, उससे कम नहीं आएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा, sp। जेड की वैल्यू 3 आएगी, हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp2। जेड की वैल्यू 4 आएगी, हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3। जेड की वैल्यू 5 आएगी, हाइब्रिडाइजेशन हमारा आ जाएगा sp3d। ठीक है, sp3d। जेड की वैल्यू हमारी 6 आएगी, हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या चला जाएगा, sp3d2, एंड 7 आएगी तो sp3d, ये एंड सो ऑन। आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो ये जेड का वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए। इसके अलावा एक और छोटा सा कंसेप्ट ये है, किस चीज का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है स्ट्रक्चर का और शेप का। ठीक है, याद रखो, स्ट्रक्चर और शेप कभी भी एक नहीं होता है, अलग होता है। स्ट्रक्चर जब हम बता रहे होते हैं ना, तो हम पोजीशन बता रहे होते हैं कि सेंट्रल एटम के अगल बगल कितने एटम्स हैं और कितने लोन पेयर हैं और वो कहां कहां हैं, उन सब को कंसिडर करके हम क्या बताते हैं, स्ट्रक्चर बताते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपसे शेप पूछा जाए, मॉलिक्यूल्स का शेप पूछा जाए ना, तब फिर आप लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हो। आप किसको कंसिडर करते हो, केवल सेंट्रल एटम के अराउंड जो एटम्स मौजूद हैं उनको आप कंसिडर करते हो। ठीक है, जो बॉन्ड पेयर से क्या है, जो बॉन्ड से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक बात है, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताया है यहाँ पे अभी।
ठीक है, छोटे छोटे 3 कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताए हैं। जो पहला कंसेप्ट हमारा क्या है, ये फॉर्मूला, ठीक है, कि जेड की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे। जेड हमारा क्या क्या बताता है, जेड हमारा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बताता है। जेड और क्या बताता है, जेड हाइब्रिडाइजेशन बताता है। जेड और क्या बता सकता है, स्ट्रक्चर और शेप बता सकता है। हालांकि शेप का जो इस्तेमाल करोगे, शेप जो आप बताओगे वो किससे बताओगे, वेस्पर थ्योरी से बताओगे। ठीक है, शेप किससे बताओगे आप, वेस्पर थ्योरी से बताओगे। और स्ट्रक्चर जो आप बताने वाले हो, स्ट्रक्चर में आप सिंपल हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करके बता सकते हो। जैसे इसका शेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, है ना। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, ये कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैंने छोटा सा आपको क्या किया है, कंसेप्ट बताया है। ठीक है, अब देखो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल क्या हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे BF3 की बात हो रही है ना। हमेशा याद रखो कि जो शेप डिसाइड होता है या जेड की जो वैल्यू निकालते हैं वो किसके लिए निकालते हैं, सेंट्रल एटम के लिए निकालते हैं। तो ये हमारा क्या है, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो 2 और 3 आएगा, है ना। यानी कि जेड की जो वैल्यू निकालोगे वो क्या आएगा, हाफ। ठीक है, इनटू इनटू क्या करोगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यानी कि बोरॉन। बोरॉन के पास क्या है, बोरॉन के पास क्या है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक बात है। अच्छा, प्लस कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। कोई पॉजिटिव चार्ज है BF3 के पास, नहीं है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट यानी कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसी कोई भी चीज क्या है BF3 के पास, तो हाँ है, 3 फ्लोरीन है। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू इसकी वैल्यू क्या आती है, 6 आ जाएगी। ये कितने क्या आ जाएगा आंसर हमारा, फाइनली 3 आ जाएगा। 3 आने का क्या मतलब होता है, 3 आने का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, sp2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक बात है, समझ रहे हो बात को। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुमसे ज्योमेट्री पूछा गया था, आपसे शेप नहीं पूछा गया था। सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछा गया था, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पूछी गई थी। ज्योमेट्री तुम कैसे बता सकते हो, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देखकर भी तुम ज्योमेट्री आराम से बता सकते हो। अगर शेप पूछता तो फिर शेप हम क्या करते, लगाते किसकी मदद से, वेस्पर थ्योरी की मदद से। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिया है। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से जो सवाल आने वाले हैं वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए, मॉलिक्यूल के शेप से जुड़े हुए सवाल आएंगे। आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले जो सवाल होंगे इसी पे बेस्ड होंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज। PCl5 की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आपको बतानी है। अब आपको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है, कोई बात नहीं भाई, स्ट्रक्चर का हमें जरूरत ही नहीं है। और पूछा गया, इस चीज का ख्याल रखना, ज्योमेट्री पूछा गया है आपसे, शेप नहीं पूछा गया है आपसे, ज्योमेट्री पूछी गई है। देखो यहाँ पे PCl5 की बात करते हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है, कितना होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लो 285। कोई जरूरी नहीं है कि तुम SPDF इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, ऐसे भी करके काम चल सकता है। ठीक है, हमारा कितना आ रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5। कोई किसी भी प्रकार का इस पर प्लस चार्ज है, नहीं है। किसी प्रकार का नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं, तो 5 है। तो ये कितना हो गया, 5+5/1/2 होता था, मैं 2 को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5+5 10/2। ये आने वाला है हमारा कितना, 5। जेड की वैल्यू अगर 5 होती है, जेड की वैल्यू अगर 5 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है हमारा, sp3d होता है। क्या होता है, sp3d होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d जहां पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d जहां पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका जो शेप ज्योमेट्री होता है वो होता है हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, बार बार मैं शेप नहीं बताऊंगा, एक बार आपको मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए आखिरी बार। Cl, Cl इस प्रकार से, Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ हो जाएगा, एक Cl यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है जिसको हम, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको ट्राइगोनल। अब यहाँ से ऊपर तुम क्या बनाओगे, पिरामिड बनाओगे। इन तीनों को ज्वाइन कर दो इससे, ये थोड़ा और ऊंचा बनना चाहिए था। ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये नीचे में तीनों तीनों कॉर्नर से ये ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर भी एक पिरामिड दिखेगा, नीचे भी एक पिरामिड दिखेगा, जिसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई मतलब 2, और ये इसका शेप होता है, इसकी ज्योमेट्री होती है। ये मतलब इसकी ज्योमेट्री है। ठीक है, शेप भी यही आएगा इसमें, क्योंकि और लोन पेयर तो दिख नहीं रहे इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल था, हमने कैसे बनाया है, सिंपल हमने फॉर्मूला का यूज करके बनाया है। ठीक है, तो आप बस फॉर्मूले को ध्यान रखो, और आपको जेड की वैल्यू से याद होना चाहिए, शेप क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो शेप क्या, ज्योमेट्री क्या होगी, और फिर आप डायरेक्टली आंसर निकाल लोगे। आगे चलते हैं, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF6। SF6 के लिए भी आसान है, हमारा सल्फर है। सल्फर का क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है सल्फर का, 16 होता है, तो 286 हो जाएगा। तो इसके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। प्लस कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। मोनोवैलेंट एटम कौन सा है यहाँ पे, फ्लोरीन। फ्लोरीन कितना है, 6 है, तो बाई 2 कर दो, आ जाएगा हमारा क्या, 12 बाई क्या वैल्यू आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 आने का क्या मतलब होता है, हाइब्रिडेशन हमारा कौन सा हो जाएगा, नहीं याद है तो टेबल मैंने बना रखा है, तो तुम फिर से एक बार क्या करो, टेबल को देख लो। हालांकि आप एक बार नोट करके इसको अपने सामने रख लेंगे तो आपके लिए बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3d2। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा हमारा, sp3d2 हो जाएगा।
ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। और जब हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका जो शेप जाता है, या माफ करना, ज्योमेट्री जो जाती है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। क्या ज्योमेट्री जाती है, ऑक्टाहेड्रल जाती है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ। आगे चलते हैं, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ NH4+। ठीक है, इस बार देखो हमारे पास क्या है, एक साइन भी है ना, प्लस चार्ज भी आया। NH4+ के क्या पूछी गई है आपसे, जियोमेट्री पूछी गई है, शेप नहीं पूछा गया है, ज्योमेट्री पूछी गई है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, जेड की वैल्यू निकालो। ठीक है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का क्या होता है, 2 और 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए, प्लस कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एक ही पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, तो क्या करेंगे, -1/2। अच्छा, मोनोवैलेंट एटम भी तो है हमारे पास क्या है, मोनोवैलेंट एटम भी तो है। जितने मोनोवैलेंट एटम उनको ऐड करो, मोनोवैलेंट एटम यानी कि क्या, हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है। अब बाई क्या कर दो, 2 निकाल लो, तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 8/2। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। जेड की वैल्यू 4 आती है, यानी हाइब्रिडेशन हमारा क्या होता है, sp3 होता है ना, sp3 होता है तो sp3 है। और हाइब्रिडेशन जब sp3 है तो ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सी हो जाती है, टेट्राहेड्रल हो जाती है। ठीक है, sp3 देखो ना भाई मेरे, sp3 कितने बॉन्ड बन रहे होंगे, एक s 3p मिलकर, यानी कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो 4 बॉन्ड बनेंगे, है ना। 4 बॉन्ड पर आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि ये ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री की बात हो रही है, शेप की बात नहीं हो रही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ BeCl2, है ना, बेरिलियम। ये देखो, ये तो तुमको याद भी होना चाहिए। BeCl2 बिल्कुल सिंपल सा कंपाउंड है। एक क्लोरीन यहाँ होता है, एक क्लोरीन ये क्या होता है, यहाँ पे होता है। BeCl2 180 डिग्री का एंगल होगा। ये कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है ना, सीधा दिख रहा है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। समझ रहे हो, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ BeCl2 क्या होता है, लीनियर होता है, याद रखो। ठीक है, BeCl2 को याद ही रखो, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये, इससे सवाल आते रहते हैं। BeCl2 हो गया, CH4 हो गया, ये सब तो बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए। नहीं भी याद है तो तुम क्या करो, उसी तरीके से क्या कर लोगे, निकाल लोगे। बेरिलियम, जेड की वैल्यू निकाल लो। बेरिलियम के क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है, तो 2 और 2, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। प्लस मोनोवैल, और कोई चार्ज तो दिख नहीं रहा है, बस मोनोवैलेंट एटम ही दिख रहा है, क्या, क्लोरीन, तो वो भी कितना है, 2 है हमारे पास। भाई क्या कर दोगे, 2 करोगे, आएगा हमारा 4/2। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, s और p, यानी कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। देख लो, 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2 बॉन्ड भी बनाया है इसने, इसलिए इसका शेप क्या जा रहा है, लीनियर जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, कोशिश करो, अपनी आदत बनाओ कि तुम कैसे निकालोगे ज्योमेट्री को, फॉर्मूले का यूज करके जेड की वैल्यू को निकालकर तुम क्या करोगे, निकालोगे। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही होंगी तुम्हें। आगे चलते हैं, मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठो, उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, तब तुम्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ IF7। ठीक है, IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा है, शेप नहीं, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ध्यान दो, जेड की वैल्यू निकालो। अब जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, अब तुम्हें नहीं पता है कि भाई ये कैसे बनेगा, इसका इसका शेप तो तुम्हें नहीं आता होगा ना, तो तुम कैसे बनाओगे ऐसे सवालों को। तो जेड की वैल्यू निकालो। आयोडीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आयोडीन आयोडीन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक बात है, किसी प्रकार का मुझे चार्ज वगैरह यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चार्ज वगैरह भी नहीं दिख रहा है मेरे पास, तो फिर ये यहाँ पे बस क्या दिख रहा है मुझे, मोनोवैलेंट एटम है फ्लोरीन, जो कि कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। बाई क्या कर दो, 2 कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 14/2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, अब जब वैल्यू 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp3d3। ठीक है, यानी कि 7 बॉन्ड इसने बनाने हैं। कितने बॉन्ड बनाने हैं, 7 बॉन्ड बनाने हैं इसने, किसने, आयोडीन ने। ठीक है, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो जहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3d3 दिखे, जहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3d3 दिखेगा, आप उसको क्या बोलोगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलोगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। उसकी ज्योमेट्री क्या जाती है, उसकी ज्योमेट्री जाती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ये कैसा बनेगा, कैसा ये बनेगा। आयोडीन यहाँ पे जाएगा, ठीक है, आयोडीन यहाँ गया, नीचे में आपको क्या बनाना है, पेंटागन बनाना है। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, अब एक ये 90 डिग्री एंगल पे, ये भी हमारा 90 डिग्री एंगल पे, तुम क्या करो, इन सबको ज्वाइन करो। तो बेस कैसा है, पेंटागन है। बेस कैसा है भाई, बेस हमारा पेंटागन है, और इसका जो शेप निकल कर आता है वो होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा एक पेंटागन बन रहा है, और इसी पेंटागोनल बेस पे हमारा क्या है, ऊपर में पिरामिड, जितने भी कॉर्नर्स है सबको ज्वाइन करोगे तो तुमको मिल जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये IF7 की वैल्यू थी। ये तो शेप तो मैंने बाद में बनाया ना, शेप तो हमने बाद में बनाया, हमने आंसर को कैसे निकाल लिया, जेड की वैल्यू से ही हमने बता दिया कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
तो क्या है, यहां से हमारा अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है। अब ये सवाल आ गया है हमारा किसका, वेस्पर थ्योरी पे, है ना। वेस्पर थ्योरी पे सवाल है, जहां कहीं भी वेस्पर थ्योरी का सवाल है तो तुम समझ लेना कि वेस्पर थ्योरी उसने बोला है, इसका मतलब वो तुमसे क्या जानना चाहता है, शेप जानना चाहता है। भले ही ज्योमेट्री लिखी हुई हो, पर तुम उसको क्या समझोगे, तुम उसे शेप समझोगे। ठीक है, क्या समझोगे, शेप समझोगे। ठीक बात है। अब यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ BRF5, BRF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड की तुमसे क्या पूछी गई है, शेप पूछा गया है तुमसे। तो तुम क्या करो ना, जेड की वैल्यू निकालो, सीखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जेड की वैल्यू पहले निकालो। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, प्लस कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कितने पेंटावैलेंट एटम्स आपको दिख रहे हैं, तो पेंटावैलेंट एटम यानी कि फ्लोरीन मुझे कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है बाई 2। ठीक है, और ये यहाँ पे अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 12/2। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, 6 वैल्यू आती है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा कौन सा होता है, sp3d2 ना, है ना। यहाँ पे 1 3 4 और 2 6, sp3d2 हमारी होती है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक बात है। अब देखो क्या है, एक चीज समझो, यानी कि ये कितना बॉन्ड बनाएगा, कितना। अब Br5 को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है, ब्रोमीन, ब्रोमीन तो हमारा सेंट्रल एटम है ना। और फ्लोरीन हमारा क्या है, सराउंडिंग एटम से जिसने सेंट्रल एटम को घेर रखा है। ब्रोमीन से 5 क्या है, फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, यानी कि ब्रोमीन और फ्लोरीन के बीच में टोटल बॉन्ड्स कितने होंगे, 5 बॉन्ड्स होंगे, है ना। एक ब्रोमीन बीच में है और उसके 5 5 और क्या है, फ्लोरीन है। 6 बॉन्ड इसे टोटल बनाना है। कितना बॉन्ड बनाना है, 6 बॉन्ड इसे टोटल बनाना है। और और हमारा जो फ्लोरीन है वो ऑलरेडी कितना है, 5 बॉन्ड बना चुका है। इसका मतलब 5 बॉन्ड पेयर होंगे और एक बॉन्ड तो कम दिख रहे हैं, यानी कि बॉन्ड नहीं है, तो वहां क्या रहा होगा, लोन पेयर रहा होगा। ठीक है, तो इसके पास क्या हो गए होंगे, 5 बॉन्ड पेयर हो गए होंगे और एक लोन पेयर हो गया होगा। ठीक है, तो जब कभी भी ये शेप आपको देखने को मिले, ठीक है, क्या देखने को मिले, 5 बॉन्ड पेयर आपको देखने को मिले, एक लोन पेयर देखने को मिले, तो वेस्पर 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 थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका शेप निकल कर आएगा, वो शेप निकल कर आएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। क्या निकल कर आएगा, स्क्वायर पिरामिडल निकल कर आएगा। ठीक है, ब्रोमीन हमारा कहीं यहाँ पे होगा, इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके क्या होंगे, फ्लोरीन होंगे, यहाँ पे फ्लोरीन रहे होंगे और एक फ्लोरीन ऊपर में। तुम देख रहे हो, 5 फ्लोरीन हो गए, एक लोन पेयर हो गया। 5 बॉन्ड इसने किसके साथ बनाया है, बोरोन ब्रोमीन ने 5 बॉन्ड किसके साथ बनाया है, फ्लोरीन के साथ, और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर है। मुझे कैसे पता चला, मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन निकालकर मैंने देखा कि यहाँ पे 6 बॉन्ड बनना चाहिए था, लेकिन 5 ही फ्लोरीन है, यानी कि 5 ही बॉन्ड बने होंगे। एक बॉन्ड बच रहा है तो वो बॉन्ड पेयर नहीं बल्कि क्या होगा, लोन पेयर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जेड की वैल्यू से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी बता सकते हो कि कितने लोन पेयर होंगे और कितने बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, तो जेड निकालना आपको आना चाहिए, जेड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है, NH3 का शेप पूछा गया है, ज्योमेट्री लिखा है क्या, नहीं, शेप लिखा है। ठीक है, तो निकालो फिर शेप, शेप देख लो NH3 का कैसा होता है, NH3 ऐसा होता है, क्या हाइड्रोजन। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण क्या होता है, ये बॉन्ड जो होते हैं ना और आपस में पास आ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो शेप है वो कैसा है, ट्राइगोनल पिरामिडल है। क्या है शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल है। ठीक है, बाकी आप क्या कर सकते हो, आप जेड की वैल्यू निकालो और फिर आप देखो कि जेड की वैल्यू क्या आएगी, sp3 आएगी। जेड की वैल्यू आप निकाल कर देख लेना, जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, sp3 आएगी। sp3 आती है जेड की वैल्यू। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पे आप ये भी देखो कि 4 बॉन्ड बनाने चाहिए थे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया है, आपको 3 ही हाइड्रोजन वहां पे दिख रहे हैं, यानी कि 3 बॉन्ड बना होगा, एक बॉन्ड आपको कम दिख रहा है, तो वो बॉन्ड पेयर नहीं, वो क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, 3 रहे होंगे, और लोन पेयर कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। जिस भी मॉलिक्यूल के पास 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है, उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, उस मॉलिक्यूल का शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी वेस्पर थ्योरी से। ठीक है, आपको जेड की वैल्यू निकाल लो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, बॉन्ड पेयर पकड़ लो, लोन पेयर पकड़ लो, उसके बाद फिर तुम याद जो तुमने कर रखा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन में क्या कौन सा शेप जाता है, उस लिहाज से तुम क्या बता सकते हो, शेप बता सकते हो। तो कुछ कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो ये जो चैप्टर है ऐसा ही है। आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। इसका जो अच्छा, इसमें अगर तुमसे अगर ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर पूछता ना, तुमसे अगर ज्योमेट्री ये पूछता तो तुम क्या जवाब देते? तुम बोलते टेट्राहेड्रल। क्या बोलते? टेट्राहेड्रल। लेकिन क्योंकि ये लोन पेयर आया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हुआ, ठीक है, इसके कारण क्या हो गया, इसका जो शेप है, जो होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, वो ना होकर ये क्या हो गया हमारा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, ऐसे सवालों को तुम इस प्रकार से बनाओगे। तो ये समझ में आया होगा, है ना, सिंपल सा सवाल है, लेकिन कंसेप्ट लगे हैं इसमें अच्छे खासे। आगे चलते हैं। द शेप ऑफ H2O, ये तो बिल्कुल याद ही रख लो भाई, शेप ऑफ H2O क्या होता है, बेंट होता है। ठीक है, होना, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो जो जेड की वैल्यू आएगी तुम निकाल कर देख लेना फॉर्मूले से, बार बार मैं नहीं निकालूंगा। वो क्या आएगा, sp3 आएगा। ठीक है, जेड की वैल्यू क्या आएगी, sp3 ही आएगी। ठीक है, होना क्या चाहिए था, ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी इसकी, इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए थी क्या, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। लेकिन इसके पास क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या है, sp3, 4 बॉन्ड बनाने चाहिए थे ना, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिख रहे हैं, sp3 3p1s, यानी कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखेंगे, यानी 4 बॉन्ड बनना चाहिए था। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यानी कि 2 बॉन्ड रहा होगा। अब 2 बॉन्ड कम है तो उसकी जगह क्या रहा होगा, लोन पेयर रहा होगा, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, जहां पे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का कॉम्बिनेशन दिखेगा उसका शेप क्या हो जाता है, बेंट शेप हो जाता है। क्या हो जाता है, बेंट शेप। यहाँ पे हमारा है बेंट शेप हो जाएगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर चलेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द शेप ऑफ BRF5। ठीक है, BRF5 के बारे में अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि एक लोन पेयर होता है उसके पास, है ना, और उसके पास क्या होता है, 5 बॉन्ड पेयर होते हैं। एक लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, तो इसका शेप क्या बताया है तुम्हें, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, स्क्वायर पिरामिडल। तो याद रखना, BRF5 की ज्योमेट्री और BRF5 का शेप दोनों क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, याद रखना। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या हो जाता था, हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाला था ना, sp3d2 निकाला था ना शायद, वो देख लेना हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाला है हमने जेड की वैल्यू से। द शेप ऑफ XeF4, XeF4 का जो शेप है ये बहुत, ये बोला जाए ना, पॉपुलर क्वेश्चन है और एग्जामिनर का बहुत पसंदीदा भी क्वेश्चन होता है। XeF4 को ना बिल्कुल याद रख लो। XeF4 का जो शेप होता है वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, यानी कि एक स्क्वायर होता है कहाँ पर, प्लेन में। ठीक है, तो इसका जो शेप निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, स्क्वायर, ओहो, स्क्वायर प्लेनर, है ना, स्क्वायर प्लेनर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ लोन पेयर इन NH3, अभी बताया ऐसे सवाल को मैंने, है ना, अभी तुम्हें मैंने फिगर भी बता दिया, जेड की वैल्यू से भी बताया। ठीक है, चलो एक बार और बता देता हूँ। जेड की वैल्यू निकालोगे तो नाइट्रोजन जो है हमारा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 5 हो गए, प्लस और कोई चार्ज तो है नहीं, मोनोवैलेंट एटम कितना है, 3 है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये वैल्यू क्या आ जा रही है, 5 + 3 8/2। जेड की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। जेड की वैल्यू 4 आती है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारा, sp3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 है, यानी कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, यानी नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ NH3 को जरा देखो, NH3 के पास कितने नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना, यानी कि 3 बॉन्ड इसने बनाया होगा, बनाना चाहिए था 4, लेकिन बनाया है इसने 3 ही, यानी एक बॉन्ड नहीं बनाया है, तो वो बॉन्ड ना है, वो बॉन्ड नहीं है, वो क्या है दरअसल, वो लोन पेयर है। तो इसके पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे, एक लोन पेयर होगा इसके पास और एक बॉन्ड पेयर होगा। अभी जस्ट मैंने NH3 का आपको स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाकर दिखाया भी था, तो आपको वहां पर भी दिखा होगा कि NH3 के पास एक ही लोन पेयर है। समझ रहे हो, क्या है, एक ही लोन पेयर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जेड की वैल्यू हमने निकाला, हमने देखा कि कितना बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो एक बॉन्ड बच रहा है, तो वो दरअसल बॉन्ड नहीं, वो क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, इसलिए हमने इस प्रकार से भी बता दिया। सिंपल फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन बना लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है हमें ये करने की, से स्ट्रक्चर याद रखने की। ClF3 में बता दो, ClF3 में क्या होगा, द नंबर ऑफ लोन पेयर इन ClF3 निकालो जेड की वैल्यू।
ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है, तो 287। तो कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3 है बाई 2। ये हमारा क्या चला जाएगा 10/2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। 5 वैल्यू आई है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d हो गया। sp3d का मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 3 4 और 1 5, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, जिसमें से Clf3 तीन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए हैं वो किस इस्तेमाल में आ गए हैं फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाने में आ गए हैं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बच्चे कितने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच्चे, यानी कि वहां पे क्या रहे होंगे बॉन्ड नहीं बनाया, तो वहां क्या बना है लोन पेयर रहा होगा। ठीक है, तो कितने लोन पेयर हो जाएंगे यहाँ पे 2 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से तुम क्या करोगे क्वेश्चन को बनाओगे। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन SO2। SO2 तो सिंपल है भाई, बहुत ज्यादा सिंपल है, इस प्रकार से बनता है SO2। ठीक है, तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए 2 बॉन्ड पेयर हो गए। बोलोगे सर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो भाई उस डबल बॉन्ड को ना सिंगल बॉन्ड मान लिया जाता है। ठीक है, और क्या बोला जाता है कितने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, तो 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। अब ये तो मैंने बना दिया तुम्हें स्ट्रक्चर से, कुछ कुछ चीजों का स्ट्रक्चर तुम्हें आना भी चाहिए, लेकिन तुम इसको सिंपल भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, तो वही जेड की वैल्यू निकालो, 2 बॉन्ड निकालो, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो और बता दो। ठीक है, बस पर थ्योरी से लोन पेयर भी बता सकते हो, बॉन्ड पेयर भी बता सकते हो। अभी जैसे बॉन्ड पेयर बताया तो उसके अलावा लोन पेयर होगा। ठीक है, BRF5 में कितने बॉन्ड पेयर होते हैं अभी बताया तुम्हें। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या जाता है sp3d2 जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी कि कितने बॉन्ड इससे बनाने चाहिए, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे पहले ये चेक कर लो, 1 3 4 और 2 6, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास होंगे। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से क्या है 5 फ्लोरीन मौजूद है, यानी कि 5 फ्लोरीन ने क्या किया होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल लेकर बॉन्ड बना लिया होगा। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बच रहा है, तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या रहा होगा हमारा लोन पेयर रहा होगा। ठीक है, तो एक लोन पेयर हो गया इसके पास, क्या हो गया एक लोन पेयर हो गया, प्लस प्लस 6 है ना, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यानी कि 5 क्या हो जाएगा 5 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH4+ अभी निकाले ना भाई, अभी निकाला। ठीक है, तो ये तुम बताओगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, और तुम क्या करोगे इसको कमेंट में मुझे बताओगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, तुम्हें पता है क्या होगा। अब देखो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BRF5, BRF5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, थोड़े से क्वेश्चन कुछ एक दो रिपीट हो गए। sp3d2 है, क्या है sp3d2, कहाँ है sp3d2, sp3d2 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक होमवर्क है, उसका उसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, किस वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का जवाब आप NH4+ का हाइब्रिडाइजेशन, इसका शेप, इसकी ज्योमेट्री दोनों आप मुझे बताओगे कहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में, सब कुछ बता दो इसके बारे में, मुझे सब कुछ बता दो। NH4+ के बारे में मुझे बता दो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसका शेप क्या होगा। ठीक है, उसके बाद तुम बता दो कि कितने बॉन्ड पेयर होंगे और कितने लोन पेयर होंगे। ठीक है, जिसका भी जवाब सही होगा उसको मैं दे दूंगा हार्ट। ठीक है, चलो मतलब लाइक कर दूंगा कमेंट को। आगे चलते हैं, ये तो हो गया ना, ये तो क्वेश्चन बार बार किया हमने। द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट तुम्हें पता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है एटम्स के बीच में, उसका क्या उसके कारण क्या किसका जनरेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, तो डायपोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और डायपोल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है देब। ठीक है, याद रखना डी। डायपोल मोमेंट ऑफ BF3, चलो BF3 के बारे में अब हमने अच्छे तरीके से जान लिया है, समझ लिया है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर इसका क्या होता है शेप होता है। ठीक है, BF3 का पूछ रहा है कि डायपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, सबसे पहले तो चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें डायपोल समझा देता हूँ। एक मॉलिक्यूल है हमारे पास HCl, ऐसा ही होता है ना HCl। ठीक है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब क्या होता है कि क्लोरीन के पास क्या है ना, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे हाइड्रोजन से, तो ये जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास बराबर होने चाहिए थे, इक्वली डिस्टेंस पे होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करता है इस वाले शेड इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है अपनी ओर खींचता है। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर गया, इलेक्ट्रॉन कहीं से दूर जाएगा तो उस पर चार्ज आता है, लेकिन पूरी तरह से दूर नहीं गया, इसलिए हमने क्या दिया डेल प्लस, यानी कि पार्शियल चार्ज दिया है, और इसके तरफ पार्शियली शिफ्टिंग हुई है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है डेल माइनस बोला है। ठीक, अब ये जो कपल बना है पार्शियल चार्जेस का, इसी को हम क्या बोल देते हैं डाइपोल बोल देते हैं, जिसको इससे दिखाते हैं। ठीक है, अब ये जो डाइपोल की वैल्यू होती है म्यू, उसको कैसे दिखाते हो टोटल चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये इसका वैल्यू होता है।
ठीक है, फॉर्मूला है। तुम जो भी लाओगे उसका जो यूनिट निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, डेब। ठीक है, ये दरअसल डेब है क्या, कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर, चार्ज का यूनिट कूलम्ब, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो क्या हो गया, कूलम्ब मीटर हो गया। अब यहां जरा देखो ध्यान से, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ब्रोमीन। याद रखो दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो भैया फ्लोरीन है। ठीक, अब फ्लोरीन क्या करेगा, इस वाले शेड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर करेगा ट्रैक्ट, खींचेगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, खींचेगा फ्लोरीन। और इधर से देखोगे तो डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। याद रखो वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तुमने थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ा होगा तो तुम देखोगे कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो क्या आएगा, यहाँ आ जाता है। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। अब एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, जिसके कारण BF3 का जो डायपोल मोमेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये समझने वाली यहाँ पे एक चीज थी। ठीक है, तो वेक्टर का भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा, वेक्टर का भी तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक चीज ये और भी समझ सकते हो कि जो चीज जिसके पास जिसका जो शेप है वो ट्रायगोनल प्लेनर है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि उसके पास डायपोल मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट ऑफ PeCl2। PeCl2 अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था PeCl2 का। ठीक है, BeCl2 ऐसा ही होता है, यहाँ पे भी वही कहानी है। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक डायपोल यहाँ बनेगा और एक डायपोल इधर बनेगा, देख सकते हो तुम। और दोनों डायपोल क्या करेंगे, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, खत्म कर देंगे कहानी, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो BeCl2 का भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेस देन 0, मोर देन 0, 0 या 1.58 डेब, तो 0 ही होता है। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, अच्छा एक चीज समझ लो, ये जो बार बार आ रहा है ना 1.85 डेब, ये वाली चीज, ये किसका होता है, डायपोल मोमेंट। किसके डायपोल मोमेंट का वैल्यू है, H2O का, याद रखना। ठीक है, ये H2O के डायपोल मोमेंट का वैल्यू है, इसको बस याद रखो। H2O का बस डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड तुम याद रखो, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको तो एकदम याद रखो। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तुमने पढ़ी है। ठीक है, उससे तुम क्या निकालते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो। बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यही फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, यही होता है ना, MOT के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो यही वाला यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, हालांकि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन में H2 जो है हमारा H2 मॉलिक्यूल, उसमें एक ही बॉन्ड होता है, तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम कैलकुलेट करना चाहते हो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1 सिग्मा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, इस प्रकार से। उसके बाद फिर तुम देखो कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर दोनों को इस फॉर्मूला पे पुट करो और फिर निकालो, इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर तुमको अगर इतना नहीं करना है तो कुछ कुछ का याद रखो, H का याद रखो, H2 का याद रखो, He2 का याद रखो, O2 का याद रखो। ठीक है, कुछ कुछ का क्या करो, याद रखो, इससे क्वेश्चन तुम्हारा क्या बनेगा, जल्दी बनेगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा। बॉन्ड ऑर्डर पूछा है He2 हीलियम कभी बॉन्ड बनाता है क्या, नहीं बनाता, इनर्ट गैस है ना। तो He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करके देखोगे ना, तो तुम पाओगे, MOT भी लगाओगे इसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी लगाओगे, तो तुम देखोगे कि He2 मॉलिक्यूल तुम्हें बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा उस फॉर्मूला पे पुट करोगे तो वो 0 आ जाएगा, यानी कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझे, He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, इसलिए क्या है कि वो वैल्यू 0 बन जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, हाइड्रोजन का क्या आया है, 1 आया है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, He2 का क्या आया है, 0 आया है, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया है, मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, चलो आगे। HCl क्या है, अभी बताया। HCl के पास क्या होता है, डायपोल होता है। HCl के पास क्या होता है, डायपोल होता है। और जिसके पास डायपोल होता है भाई, उसके पास वो क्या कहलाता है, पोलर कहलाता है। इसलिए HCl हमारा क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। NaCl क्या है, NaCl ना पोलर नहीं है, NaCl आयोनिक है, जो कि क्या किससे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किसके किसके बीच, सोडियम और क्लोरीन के बीच। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आयोनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अमोंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। देखो सबका तुम स्ट्रक्चर बनाना, CH4 कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना था, बना लेता है ये, ठीक, वैलेंसी पूरी कर लेता है। PCl5 5 बॉन्ड बनाना था, बना लेता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे देखो क्लोरीन 4 है तो इसने बना लिया। लेकिन BCl3 में देखोगे कि इसका p ऑर्बिटल क्या होता है, खाली रह जाता है, ठीक है। BCl3 में क्या होता है, बोरोन ट्राइक्लोराइड में क्या हो जाता है कि हमारा p ऑर्बिटल क्या रहता है, खाली रह जाता है। खाली रहने के कारण BCl3 क्या हो जाता है हमारा, BCl3 हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है ना। वो तुम देख लेना उसका बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, ठीक है, और तुम देखोगे कि उसका p ऑर्बिटल क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। इसी कारण BCl3 यहाँ पे क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आगे चलो, द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे। हालांकि ये क्वेश्चन तो आता ही होगा बच्चों को, ठीक है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। ऑक्सीजन हमारा यहाँ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, और दो बॉन्ड पेयर होते हैं। होना क्या चाहिए था, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे ना, यानी जेड की जो वैल्यू निकालोगे, जेड की जो वैल्यू निकालोगे वो आएगा तुम्हारा sp3। इसकी जो जियोमेट्री होगी, इसकी क्या होगी, जो जियोमेट्री होगी वो क्या हो जाएगा हमारा, टेट्राहेड्रल। क्या होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी। पर यहाँ पे लगेगा वेस्पर थ्योरी, दो लोन पेयर में भी रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन है। तो रिपल्सन का जो स्टेट है वो एक ऐसे स्टेट पे पहुंचेगा जहां पर कि रिपल्सन क्या है, मिनिमम है, जहां पर रिपल्सन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल जो होते हैं, टेट्राहेड्रल के साथ क्या होती है कि टेट्राहेड्रल का जो एंगल होता है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है, वो जो एंगल होता है वो एंगल कितना होता है, वो एंगल होना चाहिए था कितना, 109 डिग्री। होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री 5 मिनट के आसपास होना चाहिए था, 109.5 डिग्री के आसपास होना चाहिए था। लेकिन रिपल्सन के कारण क्या होता है कि ये आपस में सिकुड़ जाते हैं, थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं, ठीक है। और पास आने की वजह से जो न्यू एंगल होता है वो होता है हमारा 104.5 डिग्री। ये हमारा क्या बनता है, नया एंगल बनता है, किसके कारण, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण ये हमारा क्या हो जाता है, एंगल छोटा हो जाता है, 104.5 डिग्री हो जाता है। समझ रहे हो बात को। तो ये है हमारा क्या, बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको याद रखना 104.5 डिग्री होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हाइड्रोजन H2O का है। H2O जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है, इससे सवाल आते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ये अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉर O2 O2 प्लस O22 प्लस O2 माइनस और O2 2 माइनस। देखो एक चीज समझो, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो तुम MOT से क्या करना, वो फॉर्मूला लगा के बॉन्ड ऑर्डर निकालना सबका, O2 का, O22 प्लस का, O22 माइनस का, सबका तुम निकाल कर देखोगे। जब बॉन्ड ऑर्डर जब तुम निकालोगे तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा उसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, अधिक होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, ज्यादा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होने के कारण क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब तुम अच्छे से देखोगे सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो फिर क्या हो जाएगा कि क्या होगा कि जो तुम सही तरीके से अरेंज करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बी। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का, O22 प्लस, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा इसके पास, फिर इसका नंबर आता है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर से क्या समझ में आता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। अब आपको, आपका काम क्या है कि कमेंट में आप क्या करोगे, मुझे इन सबों का आप बॉन्ड ऑर्डर लिख कर दोगे, ठीक है। ये आपका दूसरा होमवर्क है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आप मुझे लिखकर बताओगे। इस वीडियो के जाने के, अपलोड होने के 24 आवर्स के बाद मैं क्या करूंगा, इन सबों का बॉन्ड ऑर्डर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। आप वहां से फिर क्या करोगे, चेक कर लोगे कि आपने सही बताया है या नहीं बताया है। इसके अलावा जो कोई भी सही बताएंगे बॉन्ड ऑर्डर, उसके क्वेश्चन को, उसके आंसर को हार्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क हो जाएगा क्या, इसका आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर तुम निकालना उस फॉर्मूले को लगाकर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया है, और उस हिसाब से तुम अरेंज करोगे तो तुम पाओगे कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही जवाब है। द बॉन्ड एंगल ऑफ पेंटागोनल पिरामिडल ज्योमेट्री
इज आर आर। तो याद रखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल का जो बॉन्ड एंगल बनते हैं वो 72 डिग्री और 92 डिग्री बनते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनाकर दिखाया ना तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले, है ना। पेंटागोनल बेस होता है, ऊपर नीचे बाइपिरामिडल होता है ना। SF6 या IF7 का बनाए थे। कैसा एग्जांपल आ रहा था, किसका आ रहा था, IF7 का स्ट्रक्चर आ रहा था, किस कैसा, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। क्या आ रहा था, पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री आ रही थी। ठीक है, और उसमें जो एंगल बनते हैं 72 डिग्री और 90 डिग्री होंगे। ठीक है, आगे चले। द आयन विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहने का क्या मतलब होता है, आइसोटोपिक, आइसोटोप्स पढ़ा होगा आपने, आइसोटोन्स पढ़ा होगा आपने, आइसोबार्स पढ़ा होगा, ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है ना, दो स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो, सेम हो। ऐसे स्पीसीज, ऐसे दो स्पीसीज, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनका क्या है कि जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, वो क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो तुम क्या करो, सबसे पहले आप क्या करोगे कि ये जो CO है ना, CO का क्या निकाल लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे दो चीजें दिख रही है। कार्बन का तुम देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन के पास हमारा हो जाता है कितना, 6, है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6 प्लस 8 होता है ना, ये 8 होता है, माफी चाहूंगा, ये होता है 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन। अब इन सबों में से किसके पास क्या होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, जरा देख लो। O2 प्लस है, O2 प्लस, 2 प्लस कहने का मतलब क्या है, जितने प्लस चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। ऑक्सीजन का होता है 8, है ना। 8 में से क्या हुआ है, O2 में O2 प्लस की बात की जाए, O2 प्लस है ये, ठीक है, O22 प्लस नहीं है, O2 प्लस है। ठीक है, O2 प्लस की बात की जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा कितना, 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो होने से रहा। ठीक है, फिर O2 को हमने चेक ही किया है, तो हम किसको चेक कर लेते हैं, O2 माइनस को भी चेक कर लेते हैं। तो O2 माइनस में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होगा। फिर हमारा बचता क्या है, N2 प्लस। N2 प्लस यानी कि क्या, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। जो एटॉमिक नंबर होगा न्यूट्रल एटम का वही होता है 7, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, और N2 प्लस है ये, N2 प्लस है। अच्छा, N2 प्लस है यानी कि यहाँ तो ध्यान दोगे, N2 प्लस है ना, तो एक चीज समझने वाली चीज है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 नहीं होंगे, यहाँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 और एक प्लस चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो ये भी नहीं है। ठीक है, ना ही N2 प्लस है ना O2 माइनस है, तो होना क्या चाहिए आंसर, Cn माइनस ही होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। कार्बन का क्या होता है, कार्बन का होता है 6, ठीक है ना, Cn माइनस की बात हो रही है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो 8 प्लस 6 कितना होता है, 14 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 14 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। तो जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, Cn माइनस। सही आंसर क्या है हमारा, Cn माइनस है। ठीक है, ये क्या था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, अब ये देखो, ये एक बच्चों वाला सवाल आ गया फिर से हमारे सामने। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथाइन, है ना। इथाइन में क्या होता है, इथाइन का मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं। देखो यहाँ पे बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखो ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इस ये सबसे जुड़ा हुआ सवाल जो है ना, ये मैंने ऑलरेडी बाकी के लेक्चर्स में करा दिया। ऑर्गेनिक वाले लेक्चर में भी कराया है, हाइड्रोकार्बन में भी करवाया है, और मिक्स वाले क्वेश्चन में भी करवाया है। तो आप वहां से भी देख लो, बहुत सारे मैंने इसके क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन मैंने ऐसा रखा नहीं है। ठीक है, C2H2 की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, तो आप चेक कर लेना, आपको अगर ऐसे सिग्मा और पाई बॉन्ड वाले सवाल करने हैं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, आपका कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। देखो, जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, और जो बाकी के बॉन्ड होते हैं वो पाई होते हैं। तो ये भी पाई है, ये भी क्या है, हमारा पाई है। तो कितने हो गए, एक सिग्मा और दो पाई। क्या हो गया, एक सिग्मा हो गया और दो पाई हो गया, है ना। कहाँ पे दिख रहा है हमारा एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। सिग्मा, इन लोगों को भी तो जोड़ना होगा, ये भी तो सिग्मा है और ये भी तो सिग्मा है। तो कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा और द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स ना, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा हो गए और 2 पाई हो गए।
3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, 1 2 3, 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। बेहतरीन 30 क्वेश्चंस हमने किया है आज के लेक्चर में। जितने सवाल बन सकते थे इस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग से सारे मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, इससे बाहर बाहर आपके सवाल नहीं रहने वाले हैं। इन सवालों को आप क्या करो, बार बार बनाओ। आप अच्छे से कर ले रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी है, और ऐसे ही सवाल और भी आप लगाओ। ठीक है, सिर्फ इन पर ही आश्रित नहीं हो जाना है। ये सवाल तो इतने ही सवाल रहेंगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे ही बनेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, बता दिया है। ठीक है, तो आप क्या करो, ऐसे ही सवाल को और प्रैक्टिस करो। जो मैंने होमवर्क दिया है उसे कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम्हें कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम्हें कुछ इसमें इशू आता है, कोई मिस्टेक लगता है, एरर लगता है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उनसे आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ोगे तभी आपको क्या मिलेगा, आज का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, वहां पे बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे से पढ़िए, ऐसे क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।